नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक फ़िलहाल तो मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, पब्लिक हेल्थ में हूँ। इसके पहले मेरा करीब 50 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, एज अ मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद एज अ क्लिनिशियन मैंने काफ़ी साल काम किया है। एनेस्थीसिया में पहले काम किया, उसके बाद जनरल प्रैक्टिस में जिसको कह सकते हैं, बिफोर एमडी करने के पहले पब्लिक हेल्थ में एमडी किया था। उसके बाद फिर एपिडेमियोलॉजी में हमने फेलोशिप किया है, महामारी विज्ञान। तो फ़र्क क्या होता है कि हम जब क्लिनिकल मेडिसिन करते हैं तो एक मरीज को देखते हैं, और जब हम पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी करते हैं तो पूरे पॉपुलेशन में देखते हैं, पूरे पॉपुलेशन को देखते हैं उनमें कैसे बीमारियां फैल रहा है। तो आज मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया मैंने कि क्लिनिकल मेडिसिन में क्या स्कोप है और पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी में क्या स्कोप है। ये बैकग्राउंड इसलिए दिया मैं कि अभी काफ़ी बातचीत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अभी एआई समिट भी ख़त्म हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी चिंता है। और आपने सुना होगा कि बिल गेट्स वगैरह हमेशा बात करते हैं कि 5 साल में एआई डॉक्टर को ज़रूरत नहीं रहेगा, एआई डॉक्टर हो जाएंगे। और अभी कई बार ऐसे आता कि चाइना में ऐसा अस्पताल है जो कि एआई चलाएगा। तो मैं सोच रहा था कि इसके बैकग्राउंड में मैं सोच रहा था कि इसके बैकग्राउंड में कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, एआई कैसे फिट होता है। मैं वही सोच रहा था कि क्या ये सीमलेसली हैंड ओवर कर देंगे हम, जैसे रिले रेस में होता है कि आपने हैंड ओवर कर दिया अपना, वो डंडा जो रहता है बेटन कहते हैं, कि वो फिर आगे का रेस भागता है कि अगला जनरेशन ऐसे होने वाला है या कैसे होगा। तो मैं जब अपने जो थोड़ा सा जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, पहले क्लिनिकल मेडिसिन की हम बात करेंगे। क्लिनिकल मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन एक एक्चुअली गेम जो होता है, बॉल गेम, कोई भी बॉल गेम क्रिकेट से चालू कर सकते हैं या फुटबॉल से चालू कर सकते हैं। चलो क्रिकेट से हम चालू करते हैं क्योंकि क्रिकेट के साथ हम उदाहरण ज़्यादा अच्छा दे सकेंगे। तो क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है उसका आई, क्या सभी प्लेयर, उसका आई बॉल के ऊपर रहता है, वो बॉल को देखता है। बाकी फील्ड सेटिंग वेटिंग थोड़ा देखता है, अपने आंखों किनारे से देखेगा थोड़ा, पर उसका नज़र बॉल से आंख नहीं निकालता है। और उसका जो एक जो बैट्समैन होते हैं जो कि नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, जो बहुत फास्ट बॉल को पकड़ लेते हैं, बॉल का रिफ्लेक्सेस उनका काम करता है, तो उनका नज़र बॉल के ऊपर रहता है। और आपने देखा होगा पीछे जब टेस्ट मैचेस होते थे पहले, अभी तो कितना कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया। मैं खुद पीछे एक स्क्रीन होता था, वाइट स्क्रीन, बॉल रेड होता था, ड्रेस वाइट होते थे, तो वो होते थे कि कहीं इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। उसके बाद फिर वो फील्ड प्लेसमेंट देखेंगे, ये देखेंगे, जो भी है वो एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है। तो सिमिलरली क्लिनिकल मेडिसिन में क्या होता है कि आर्ट ऑफ मेडिसिन जिसको कहते हैं, एक कला होता है कि जो एक्सपीरियंस क्लिनिशियन होता है वो पेशेंट की तरफ ही उसका नज़र रहता है, फोकस वो पेशेंट को देखता है, पेशेंट को वो देखता है, और उसको फिर तजुर्बा अपना, जैसे जैसे उसका तजुर्बा बढ़ता है, पेशेंट को देख के वो 50% टाइम पेशेंट को देख के, खाली हिस्ट्री टेकिंग से नहीं, हिस्ट्री मतलब उसको पेशेंट से बातचीत करके उसको क्या तकलीफ है, आधा 50% डायग्नोसिस कर लेता है। जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच टू द पेशेंट होता था कि हम उसको पहले देखते थे, उससे फिर हिस्ट्री पूछते थे, फिर उसको एग्जामिन करते थे, और थ्रू आउट हम पेशेंट को देखते रहते थे, खाली उसका जवाब हम सुनते नहीं थे,
जवाब कैसे दे रहा है, किस टोन में दे रहा है, वो सब भी हमको एक रजिस्टर हो जाता था। उसके बाद एग्ज़ामिन कर लिया, उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते थे। उस टाइम लिमिटेड ही होते थे, एक एक्सरे होता था ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत इमेजिंग हो गया। अभी तो सब, पहले पेशेंट मशीन के पास जाता है फिर डॉक्टर के पास आता है। अभी एआई का हम कह रहे हैं ना कि मशीन टेक ओवर करेगा, तो ऑलरेडी 50% शायद टेक ओवर कर लिया है। तो उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो हम थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में। तो पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते थे, तो हमारे ऑलरेडी 80%, जब तक हम पूरा इन्वेस्टिगेशन के पहले हम भेजने के पहले 80% हमको ये रहता था कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है। 20% हम फिर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर रहते थे। और वो कई बार हमने अच्छे अच्छे क्लिनिशियंस को देखे हैं, फिर हमने अपने प्रैक्टिस में कई बार क्या है कि कुछ लैब रिपोर्ट आ जाएगा, कई बार एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगा, तो अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो लैब रिपोर्ट और इसकी तरफ देखते भी नहीं थे क्लिनिशियन, और पेशेंट ठीक हो जाता था और वो सपोर्टिव होता था। उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, सेकेंडरी वो सपोर्टिव होता था। क्योंकि क्या होता है कि इसका मैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड या स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। कोई चीज़ नॉर्मल है या नहीं, जो लैब रिपोर्ट है या एक्सरे में भी कई वेरिएशंस होते हैं, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, ह्यूमन वेरिएशंस इतने होते हैं, ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन वेरिएशंस जिसको कह सकते हैं कि बिगड़ बीमारी के भी इतना रेंज होता है कि कहीं लिखा नहीं है, कहीं कुदरत ने लिख के नहीं दिया कि ये नॉर्मल वैल्यू है, ये एबनॉर्मल वैल्यू है। तो इसके लिए बनाए जाते हैं, नॉर्म्स बनाए जाते हैं, कट ऑफ बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, बहुत बहुत सारे सब हेल्दी लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं है, सभी हेल्दी है, उनके वैल्यूज़ मेज़र करते हैं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ये है बीपी है, ये है, वो वैल्यू मेज़र करके जो 95% जो ये रहता है, जो वो पूरा स्प्रेड रहता है, नाइन ऐसा मैक्सिमम लोग एवरेज में रहते हैं, और धीरे धीरे एक्सट्रीम वैल्यूज़ किनारे की तरफ जाते हैं, और 2.5% एक किनारा, 2.5% दूसरा किनारा, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल, और 95% जो बीच का है उसको हम नॉर्मल वैल्यू बनाते हैं। तो ये आपको दिमाग रख में ये हमेशा रखना चाहिए कि जो 2.5% जो वैल्यू है, एक तरफ 2.5% वैल्यू जिसको, दूसरी तरफ जो उसको हम एबनॉर्मल कह रहे हैं, वो भी, क्योंकि वो वैल्यू डिसाइड कैसे किया, सभी नॉर्मल से लिया, मतलब इसका मतलब है कि नॉर्मल लोगों में भी 2.5% चांस है कि एबनॉर्मल वैल्यू आएगा। इसका मतलब है अगर ये टेस्ट आप 100 लोगों में कराओगे जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, 2.5% लोग एक तरफ, 2.5% मैंने 5%, 100 में से 5 लोगों को रिपोर्ट एबनॉर्मल आएगा, जबकि वो एक्चुअली नॉर्मल रहेंगे। ये बेसिस है एक्चुअली हर रिपोर्ट का, कि अगर खाली बिगर पेशेंट को देखें आप, खाली उसको पहले आजकल जैसे करते मशीन में भेज देते, वो अपना वैल्यू देता, फिर डॉक्टर कई बार पेशेंट को देखेगा ही नहीं, वो रिपोर्ट को जो है लैब वैल्यू को या कुछ उसको ट्रीट करेगा। इसमें क्या होगा, 100 लोग में से 5 नॉर्मल लोगों को वो मरीज बना देगा। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू हिज ओन जजमेंट। जो क्रिकेटर है वो बॉल को देखता है, तो बॉल से आँख उठाएगा तो वो गलती करेगा, और बॉल सीधा आएगा तभी ये करेगा। जो बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है उसको टच नहीं करेगा, वाइड बॉल एम्पायर रहता है। तो ये जो लैब रिपोर्ट्स भी है ये बॉलिंग जैसे है, जो लैब रिकॉर्ड बिल्कुल सीध में आ रहा है, नॉर्मल 95% हम उसको बिल्कुल स्टम्प्स पे आ रहा है, उतना थोड़ा बहुत इधर उधर हम बॉल को वैल्यू दे रहे हैं लैब रिपोर्ट में। पर कुछ बॉल्स है, वाइड बॉल्स है, 2.5% इस तरफ, 2.5% है, जो कि नॉर्मल लोगों को बॉलिंग किया गया है, और वो एम्पायर होगा तो वो उसको वाइड डिक्लेयर करेगा। पर अगर हम एम्पायर के लिए हमको डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का जजमेंट होना चाहिए। तो अगर एआई पे छोड़ देंगे तो वो उनको भी वो एबनॉर्मल लेके चलेगा, वो लेबल कर देगा और एबनॉर्मल लेके वो उसी
जो भी एबनॉर्मल वैल्यू है उसको ट्रीट करना चालू कर देगा। अगर हम कह रहे हैं डॉक्टर अगर एआई अगर डॉक्टर का रोल ले लेता है, पर ये मैं दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि आजकल बिगर एआई के ही कई डॉक्टर एआई जैसे काम कर रहे हैं। पेशेंट भी ऐसे ही कर रहे हैं। पेशेंट भी देखिए अभी फ्री में, आपका फ्री में क्या पैकेज, फ्री नहीं डिस्काउंटेड पैकेजेज आते हैं, होल बॉडी टेस्ट वेस्ट, बिगर कोई तकलीफ नहीं, एनुअल पैकेज। उसमें आपके 120 टेस्ट कराएंगे, आप 20 टेस्ट कराएंगे तो 1 in 5 5%, 1 in 5% आपको एबनॉर्मल आएगा, जबको आपको कोई बीमारी नहीं रहेगा। अब उस टेस्ट को लेके आप परेशान हो जाएंगे साइकोलॉजिकल, वो टेस्ट को लेके आप जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अच्छा है, ठीक है, एबनॉर्मल है वो, और उसके ऊपर वो और इन्वेस्टिगेशन कराएगा और वो उसी को फिर ट्रीट करना चालू कर देगा, जबकि आपको कोई सिम्टम नहीं था। टू स्टार्ट विथ यू आर टोटली है, और हो सकता है कि ये उस 2.5% वेरिएशन में आ रहा है, यू आर वन ऑफ द 2.5% या 5%, दोनों तरफ 2.5% या 5% आउटलायर्स। मैंने वाइट बॉल इस तरफ भी हो सकता, वाइट बॉल उधर भी हो सकता। तो वाइट बॉल का जजमेंट के लिए आपके पास ना एम्पायर है ना कुछ है, तो एक डॉक्टर का जो है, तो हम वही सोच रहे थे कि एआई क्या करेगा। ये एआई तो हिस्ट्री में भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, मरीज डॉक्टर देखता है कि अगर मरीज से पूछा कैसे हो, मरीज बोलता फाइन है, पर अगर उसका टोन ऐसा है कि वो हो सकता फाइन, डॉक्टर समझ जाएगा कि ये फाइन नहीं है, ये फाइन कह रहा है। तो ये सब चीज़ें जो जजमेंट है, जैसे आर्ट में आता है, उसको गेट जो होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, किस तरह से जवाब दे रहा है, ये आर्ट ऑफ मेडिसिन में आता है। तो ये क्लिनिकल मेडिसिन की बात हुई, ये क्लिनिकल मेडिसिन की बात हुई। तो हमको ये लग रहा है कि अगर हम एआई क्लिनिकल क्लिनिशियंस को रिप्लेस कर देगा तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ निकलेंगे, क्योंकि आउटलायर्स भी डिजीज़ में आ जाएंगे, बहुत सारे डिजीज़ निकलेंगे। उसके अलावा जैसे कहते हैं कि आपका चलते फिरते स्कैन हो जाएगा, आपके वॉशरूम में जाओगे वहाँ स्कैनर लग लग जाएगा, अर्ली कैंसर डिटेक्ट। कई कैंसर होते हैं जो अर्ली स्टेज में अपने आप बॉडी क्लियर कर देता है, डेली हमारे एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं। तो वो एआई समझेगा कि नहीं, ये हमको हमको ये मैंने क्वेश्चन है, अभी हमको मालूम नहीं इसके बारे में, पर नॉर्मल इतना कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, ये ढाई ढाई, नॉर्मल पर्सन में भी 5% चांस रहता है कि एक आध टेस्ट, 100 टेस्ट में 5 टेस्ट एबनॉर्मल होंगे, या 100 लोगों को करो या आप खुद 20 टेस्ट कराओगे तो एक टेस्ट आपका एबनॉर्मल आएगा, और वो आपका लेवल हो जाएगा, यू आर डिजीज। और फिर साइकोलॉजिकल, फिर ऐसे करते करते खुद भी आम आदमी बीमार हो जाता, उसी के ऊपर घूमता रहेगा वो टेस्ट के। तो ये तो एक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एआई अच्छे डॉक्टर का जजमेंट को नहीं रिप्लेस कर पाएगा, अच्छे डॉक्टर का जजमेंट को नहीं रिप्लेस करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या है, आजकल अभी हम देखते हैं जो रेजिडेंट्स है, ये पहले लैब रिपोर्ट देखते हैं, फिर स्कैन रिपोर्ट देखेंगे हम, उसके बाद पेशेंट की तरफ देखते हैं। तो वो पहले से ही वो बॉल से आँख उठ, बॉल को देख ही नहीं रहे, बॉल से आँख उठाने की बात क्या है। ट्रेनिंग भी ऐसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अभी सीट्स बढ़ा दिए हैं तो पेशेंट कम हैं, बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं, फिर एक पेशेंट को आप पकड़ते हो कि इतना पूरा मतलब ये। और ये क्या है, फिर अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्किल्स लैब सिमुलेशन ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, डमी पेशेंट्स ला रहे हैं, वो सब वेस्टर्न से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स आपको हाथ नहीं लगाने थे, पेशेंट भी कम है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अगर देखे जाएंगे पब्लिक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स रहते हैं, कितने ये रहते हैं। प्राइवेट यहाँ पे फीस रहता है तो ज़्यादा पेशेंट नहीं आते, और प्राइवेट में आपके सीट्स ज़्यादा रहते तो उनको फिर कैसे ट्रेन करोगे। ये कुछ चीज़ें मेरे को ये हैं। ये तो हो गया क्लिनिकल मेडिसिन का बात है। अभी हम पब्लिक हेल्थ और एपिडेमोलॉजी में भी एआई कितना करेगा या एआई गलत करेगा, हमको उसमें ज़्यादा फिक्र है, पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा फिक्र है। क्योंकि पब्लिक हेल्थ में बहुत घूमना पड़ता है, एपिडेमोलॉजी में आपको फील्ड में जाना पड़ता है, टेरेन देखना पड़ता है, क्योंकि बीमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है। खाली नीट एंड क्लीन डेटा जो आजकल लैपटॉप से मॉडल्स बनाते हैं, हम उनको लैपटॉप एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं, या माउस क्लिक एपिडेमोलॉजी कहते हैं कि माउस दबाते रहते हैं। उससे क्या है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन
और बहुत वाइड ऑफ द मार्क बनता है। और इसका हमने फर्स्ट हैंड पूरा दुनिया ने देखा था कोविड महामारी के टाइम। कोविड महामारी के टाइम देखा था कि नील फर्गूसन इंपीरियल कॉलेज से मॉडल बना रहा है और क़यामत क्रिएट कर दिया। उसी इससे मॉडल से पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल बंद, बिजनेस बंद। तो ये इतना बड़ा हार्म, कोलेट्रल हार्म हुआ है पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजी में। हमारे टाइम हमको फील्ड विजिट करना पड़ता था, अभी भी करना चाहिए, तो आजकल वो कोई करता नहीं है। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि अगर आप एआई में छोड़ दोगे तो एआई खाली डेटा देखेगा, थोड़ा बहुत टेरेन देखेगा, लोगों का कल्चर क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, इससे कई बार डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है। मेरे को, मैं अपना एक एक्सपीरियंस दे सकता है इसमें कि मैं आर्म फोर्सेस में था, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया में भी कई बार हमको आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। मलेरिया जो पर्टिकुलरली जंगल्स में, फॉरेस्ट में मलेरिया काफ़ी होते थे, डेंजरस मलेरिया जिससे डेथ्स होते, फैल्सिफेरम मलेरिया। तो एक ऐसा मैं आर्म फोर्सेस के स्टेशन में था और मलेरिया बहुत केसेस होते थे वहाँ पे और डेथ्स भी हो जाते थे बेचारे। फिर वो डेटा कंपाइल किया, डेटा का मॉनिटरिंग सर्वेलेंस किया। तो कोई ट्रूप्स को हो रहे थे, कई टाइप के ट्रूप्स थे वहाँ पे। कुछ ट्रूप्स थे जो गैरिसन के अंदर रहते थे, वो थोड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया था वो, और ट्राइबल एरिया के बीच में था, बीचों बीच था ट्राइबल, चारों तरफ ट्राइबल फॉरेस्ट थे, टीक फॉरेस्ट थे, ट्राइबल एरिया था, टीक फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे चारों तरफ। और उसके बीच में ये हाई सिक्योरिटी एक आर्म फोर्सेस का गैरिसन था जिसमें कि काफ़ी कुछ सेंसिटिव गोला बारूद वगैरह ये रखते थे। तो इसमें हमने देखा कि मलेरिया जो हो रहे हैं, हमने पूरे मेजर्स लिए, मॉस्किटो नेट 100%, ये तो जो फैमिलीज़ थे जो स्टेशन के अंदर उनको नहीं हो रहे थे, जो दूसरे जो आर्म फोर्सेस पर्सनल थे जो अंदर काम कर रहे गैरिसन में, उनमें नहीं हो रहे थे। पर जो एक चारों तरफ पेरीमीटर था, उसमें एक डिफेंस सिक्योरिटी होते हैं जिसको कि आप कह सकते हो सिक्योरिटी वाले होते हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्स होता है। उन लोग का काम रहता है रात को ऊंचे ऊंचे जो पोस्ट होते हैं, और उनके बैरक्स भी चारों तरफ थे पेरीमीटर में, और वो फॉरेस्ट से लगा हुआ था। और उनका काम होता है फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करना नाइट ड्यूटी में रात को। उनको ज़्यादा मलेरिया हो रहे थे, उनको हमने उनके बैरक्स में हमने पूरा एंटी मलेरिया स्प्रे कर दिया, फिर उनके पूरा मॉस्किटो नेट 100% कर दिया, फिर भी उनके ये कम नहीं हो रहे थे। तो वो हमारा को डेटा समझ में नहीं आ रहा था। अब ये एआई को दे दोगे तो वो पता नहीं क्या करता, वो सब हो सकता पूरे पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर देता कि ये। पर हमने देखा कि इन लोगों को हो रहा है जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड था, जो फिर हमने दूसरा कोरिलेट किया। हमने मॉस्किटो आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के मलेरिया वाले मॉस्किटो होते हैं एनाफिलिन। कुछ होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ होते हैं जो विलेज में थे, इंडोर रेस्टिंग है, कुछ आउटडोर रेस्टिंग है। तो वहाँ पे हमने उसको कोरिलेट किया, हमको पता चला आउटडोर रेस्टिंग थे वो मॉस्किटो स्पीशीज़ एनाफिलिस फ्लूवियाटिलिस, वो बड़े बड़े घने जंगलों में रहते थे। फिर हमारे भी स्टाफ भी था, वो सर्वे करता था, फील्ड सर्वे। उसने कई ऐसे ब्रीडिंग पॉइंट्स मिले उनको, जो पानी का झरना जाते थे वो फॉरेस्ट के बीच से, वाटर के स्ट्रीम्स जिसको कहते हैं, पानी फ्लो होता था पतले पतले इसमें, और उसके किनारे ये ब्रीड हो रहे थे मॉस्किटोस पानी। और उसके जो एडल्ट है वो बाहर रेस्टिंग वाले थे वो फ्लू, तो वो एडल्ट उसमें पेड़ों वेरों में। तो हमने बाकी इनको हमने जब आइडेंटिफाई किया भाई ये तो आउटडोर बाइट, रात के टाइम इन लोग पेट्रोलिंग करते हैं, तो इनको हमने पर्सनल हाथ में जहाँ एक्सपोजर है, नीचे तो जूते वूते पहनते थे, हाथ में पूरा ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम दिया हमने। उसके बाद भी कम नहीं हो रहा था। फिर हम उनसे ऐसे ही बैरक में गए, हम देखने के गए, ऐसे ऐसे ही जाके हमारी टीम के साथ गए। फिर हमने उनके टॉयलेट्स वगैरह देखे,
तो देखे कि जब टॉयलेट्स ब्लॉक थे, उसमें पानी नहीं आ रहा था। तब हमने उनसे पूछा कि भाई आपका टॉयलेट, आप कंप्लेंट, बोला सर काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा, पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुबह शाम वहाँ चले जाते, आउटडोर चले जा रहे थे अपने वो क्योंकि मोस्टली मैं 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा। तो उस टाइम क्या था कि मोस्टली विलेज विलेज बैकग्राउंड वाले थे, तो उनको आदत था खेतों में जाने के सुबह शाम, जो उनको कॉल ऑफ नेचर के लिए, जो अपना शौच के लिए बाहर ही चले जाते थे। और वो कहाँ जाते थे? उसी स्ट्रीम के पास जाते थे जहाँ वो मॉस्किटो ब्रीड करता है, वहाँ जाते थे और अपना उठा के बैठते थे, और वहाँ पानी भी था, और शायद अर्ली मॉर्निंग जाते थे, और वो मॉस्किटो का बाइटिंग टाइम भी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग था। मॉर्निंग इवनिंग को वो जाते थे। सो तब पता चला ये तो ट्रांसमिशन वहाँ हो रहा है। तब हमको पता चला, तब हम उनको बताए, समझाए, उनको एडुकेशन दिया कि आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप ऊपर तो कवर हो रहे हैं, आप नीचे का भी आपको एक एक्स्ट्रा ट्यूब ले लो, ये नीचे लगाओ। क्योंकि वो बॉटम्स अप अप्रोच, हमने फिर वो पेपर भी लिखा था, उसमें पूरा रिसर्च किया था हमने। उस पेपर में हमको अवार्ड भी मिल गया। हमने कहा भी प्रेजेंटेशन में कि हमने बॉटम्स अप अप्रोच किया था, यानी बॉटम से हमने ओडोमोस लगाया, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे थे। तो ये एक आर्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ या एपिडेमोलॉजी, जिसको कि सू लेदर एपिडेमोलॉजी, वहाँ जाके खाली आंकड़े से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है। और ये मैथमेटिकल मॉडल या एआई कैप्चर करता क्या? हम सोच रहे हैं कि वो समझता ही नहीं, वो उस तरफ देखता ही नहीं। कि हमको मालूम था हमारे इंडिया का आज से 25-30 साल पहले जो गांव से आते थे, वो कंफर्टेबल फील करते थे। फिर हमने वो तो इमीडिएट मेजर हमने किया, क्योंकि हमको ये भी मालूम था कि उनका हैबिट इमीडिएटली नहीं चेंज होगा, तो वो किया। उसके बाद हमने फिर टॉयलेट वॉयलेट भी, वाटर सप्लाई भी इम्प्रूव किया। जो अथॉरिटीज़ थे, इंजीनियर अथॉरिटीज़, ऐसे हो रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस किया। तो तब जाके हमारे केसेस कम हो गए। अदरवाइज़ वो कई सालों से वो स्टेशन में यही था कि पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि ये मतलब जो आपको कनेक्टिंग द डॉट्स, ये एआई करेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एआई को तो जितना इन्फॉर्मेशन आप देते हो उतना ही वो प्रोसेस करेगा, पैटर्न करेगा। आप डेटा दोगे मलेरिया का, वो चार्ट आर्ट बना देगा। फिर आपको बोलेगा एंटी में, और ये उसको फिर कल्चरल बैकग्राउंड कैसे मालूम होगा एआई को? एज अ ह्यूमन बीइंग हमको मालूम है कि हम इस देश के हैं, हम सन ऑफ द सॉइल है, हमको मालूम है यहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या है। ऐसे कई है अभी क्लिनिकल मेडिसिन में, ऑर्थोपेडिक्स में, जो जॉइंट्स होते हैं। हमारे यहाँ जो संचेती अस्पताल है, उनके जो फाउंडर है, उन्होंने नए जॉइंट इन्वेंट किए थे इंडियन, क्योंकि इंडियन लोग बैठते ज़मीन में है, उनका अलग रहता है और ये अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है, दीज आर ऑल आर्ट ऑफ मेडिसिन विच कनेक्ट्स द डॉट्स। और हमको तो लगता है आधे टाइम एआई क्या करेगा, वाइट बॉल के पीछे ही भागेगा। ये जो हमने बताया ना, 2.5%, और उसमें आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हो सकता शायद वही, क्योंकि एआई को अभी मेडिसिन में भी टारगेट है लाने के लिए इन अ बिग वे। तो एआई का इंडस्ट्री को भी मार्केट है, प्रॉफिट है, इट विल बी ड्रिवन बाय। और मेडिकल इंडस्ट्री भी आजकल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटीज आ गए हॉस्पिटल्स में। तो उसमें उनको भी फ़ायदा है, जितने इन्वेस्टिगेशंस करोगे। जैसे नॉर्मल पेशेंट्स घूमते रहेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करते रहो, कॉस्ट बढ़ाते रहो, बेड बेड भी बढ़ाते रहो। तो ये मतलब एक जो पहले का सिंपल बॉल देख के डॉक्टर 90% बीमारियां ठीक कर लेता था, अभी तो मेरे को लगता है 90% हेल्दी लोग घूमते रहेंगे डॉक्टर और हॉस्पिटल्स केस में। और अभी देखिए मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी आपको पता ही है, छुपा नहीं है आम आदमी से। नीट का स्टैंडर्ड कितना डाउन हो रहा है, एमबीबीएस करने के बाद भी 0% ला रहा है नीट में। मतलब एमबीबीएस के डॉक्टर में वो है ही नहीं काबिलियती, जो कि एक बेसिक डॉक्टर को बॉल दिखने का होता था। मैंने क्रिकेट एकेडमी से निकल गया, बॉल नहीं दिख रहा उसको, मतलब मेडिकल
एमबीबीएस कर लिया, उसको पेशेंट नहीं देखना आ रहा है। इतने ज़्यादा सीट बढ़ा दिए ना, कहाँ बॉल दिखेगा उसको, एक पेशेंट में कितने लोग देखेंगे। तो ये कुछ मेरे को थिंकिंग ये लगा कि क्रिएटिविटी भी आपको तजुर्बे से आता है, जो कि एआई, एक अच्छा डॉक्टर जो पहले होता था उसके ऐसा थिंकिंग होता रहता था, वाइड थिंकिंग होता था। एआई आपका स्ट्रेट लाइन में एनालाइज करेगा। तो एआई को अच्छा डॉक्टर जो होगा उसको थोड़ा एआई हेल्प कर सकता है, पर अगर वो डॉक्टर एवरेज डॉक्टर हो रहा है, आजकल बिलो एवरेज डॉक्टर है, वो एआई से ही एआई के पीछे पीछे जाएगा, और जो वाइट बॉल्स उसको पता नहीं चलेंगे, वाइट बॉल को भी खेलता रहेगा। आउट डॉक्टर नहीं होगा, पेशेंट आउट होगा। मैंने आउट मैंने पेशेंट को सफ़र पेशेंट करेगा, मैंने हेल्दी पर्सन पेशेंट पहले बनेगा, फिर वो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कई बार शायद अननेसेसरी प्रोसीजर्स भी हो जाएंगे। तो ये बहुत इतना फास्ट चेंज आ रहा है, और मेडिकल लीडरशिप में कोई ऐसा है नहीं कि जो इसको बारे में सोचे। एक तो अलग अलग वो भी सब स्पेशली हो गया, एक जो पहले का जो ये है वो नहीं हो रहा है, ये मेरे को लग रहा है, ऐसे अंडर करंट्स लग रहे हैं। तो इसके बारे में अभी क्या करें, अभी इसमें तो कुछ हमको लग नहीं रहा है कि इसी तरफ जाएगा ये। तो देखिएगा, आज पेशेंट आपको जो लोग हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल कोई थोड़ा भी कुछ होता वो सीधा एक जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाता, सीधा स्पेशलिस्ट, सुपर सुपर स्पेशलिस्ट हो तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो उसको मालूम नहीं कि वो सुपर स्पेशलिस्ट अपना मैकेनिकली ट्रेन हुआ है अपने एक छोटे से इसमें, वो पूरा इसको बॉल नहीं देख पाएगा वो पर वो बॉल देखने वाला डॉक्टर एमबीबीएस का भी अगर स्टैंडर्ड डाउन है तो वो बात प्रॉब्लम है। तो ये मैं थोड़ा सोचा आज हम बात करते हैं, हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं, मैंने रिसर्च आपका जो है, और हम इतना ही हम कह रहे हैं, आपका कुछ फीडबैक देना है तो दीजिएगा, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एआई में हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे एडेप्ट स्मूथली हो रहा है, या प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए कोई एम्पायर नहीं है, कोई जजमेंट लेने वाला नहीं है जो रिप्लेस करेगा। और गुड कैरेक्टर भी चाहिए डॉक्टर को। एआई को अगर मिसयूज़ होगा तो बहुत इजी है मिसयूज़ करना, पर तो अभी आपको मालूम ही है कैरेक्टर, पब्लिक हेल्थ में भी जो सबसे बड़े डोनर थे पब्लिक हेल्थ के, वो फिलेंथ्रोपिस्ट, उनका भी एप्स्टीन फाइल के बाद कैरेक्टर भी सवाल में आ गया है। तो वो एथिक्स नहीं है, तो पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सही में फिलेंथ्रोपी कर रहा है या प्रॉफिट, या ठीक है, आज यहीं पे बात कर ख़त्म